साथियों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर बिहार एसटीटी कवर करते हुए। बीसी, ईबीसी हो, यूआर हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, किसी भी कैटेगरी के आप कैंडिडेट हो, आपने क्वालिफाइड किया है तो कई सवालों को यहाँ पर आपके सामने उपस्थित होगा और आप उस सवालों का जवाब जो आप लोग लगातार जानना चाह रहे हैं, टेलीग्राम चैनल में लगातार पूछा जा रहा है या कमेंट बॉक्स में लगातार आप लोगों का प्रश्न आता है, तो कुछ वैसे चुनिंदा सवालों का जवाब देने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे जो कि सभी के लिए ज़रूरी है। और उसके साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग कुछ अन्य बातें भी करेंगे जो कि लगभग सभी क्वालिफाइड जो लोग हैं, चाहे डिसक्वालीफाइड है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से यह रिक्वेस्ट होगा कि चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले लेके चलते हैं आपको हम टेलीग्राम चैनल के उस पेज पर जो कि इसी चैनल के नाम पर है, लेट्स ग्रो विथ रणधीर के नाम पर। मैंने पिछले दिनों भी इसके बारे में चर्चाएं की थी और चूँकि आज शाम 6 से 8 को मैंने ट्विटर कैंपेन को लेकर के बातें की थी और मैंने हैशटैग भी आपको बताया था कि 6 से 8 तक जो है आपको कौन सा हैशटैग चलाना है, तो सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिल जाती है। तो आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जा करके सेम लोगो है, सर्च करेंगे आप टेलीग्राम में तो आपको यह मिल जाएगा और इसी नाम से है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ों को आपको ध्यान देने योग्य है। ध्यान देना क्या है कि आपको यह ट्वीट करना है शाम को 6 से 8 के बीच में। आप टैग कर सकते हैं, शिक्षा मंत्री को टैग कर सकते हैं, किसी भी न्यूज़ चैनल्स को टैग कर सकते हैं, प्रधान सचिव को टैग कर सकते हैं और उसके बाद आपको @7वें चरण की भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो अंडरस्कोर पे ध्यान देना है और ये आपको जरूर ट्वीट करना है शाम को 6 से 8 के बीच में। सभी लोग इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से रखेंगे। और कुछ बातें जो आप लोगों तक पहुंचानी थी कि कोई जितने लोग क्वालिफाइड है बस इतना ध्यान रखना है कि बहाली करवाना है और अपनी भाषा की मर्यादा को आपको बनाए रखना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आप इंडिकेट हो, आपके माध्यम से किसी को ठेस पहुँचे, ऐसी कोई काम आपको नहीं करनी है। बस अपनी बातों को सरकार के कानों तक रखनी है। चूँकि 7वें चरण की बहाली होना आवश्यक इसलिए है क्योंकि STT 2019 वाले में जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं वो सभी लोगों की बहाली 7वें चरण में होनी है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास कि 7वें चरण की बहाली जल्द से जल्द संपन्न हो, इसके लिए आज शाम 6 से 8 आप लोगों का सहयोग अपेक्षित होगा। अब हम चलते हैं अपने मुद्दे की ओर और कई ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो कि आप लोगों के माध्यम से लगातार ये पूछा जा रहा है और उन प्रश्नों का जवाब दे पाना जो पर्सनली है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कुछ प्रश्नों को मैंने यहाँ पर लिखा, इकट्ठा किया है। सबसे पहला जो प्रश्न होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, कई लोग ऐसे हैं, ये मैंने SST के एग्जाम्पल में अगर ले रहा हूँ तो कई लोग जो हैं वो लगातार पूछते हैं, जबकि मैंने पिछले दिनों भी इस बात को मैंने बताया था कि अगर आपका इन 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट है और उसमें कोई एक सब्जेक्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी है तो आप एलिजिबल हैं। फिर से आप सुन लीजिए, कोई डाउट मत रखिएगा, ये चारों सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट अगर हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से है तो आप एलिजिबल हैं। जैसे किसी का हिस्ट्री है और पॉलिटिकल साइंस है, एलिजिबल है, किसी का ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, एलिजिबल है, किसी का हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों है वो भी एलिजिबल है, किसी का साइकोलॉजी है लेकिन उसके साथ साथ उसने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स रखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी सारी बातों को लेकर के जो मन में डाउट है आपके कि आपकी नियोजन प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया रुक सकती है, तो आप मन से निकाल दें। ऐसी कोई बातें दूर दूर तक नहीं होनी है अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तब। अगर इसमें से नहीं है, आपका कोई एक ही सब्जेक्ट है, तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो सवाल था उस सवाल का जवाब आपको मिला होगा। आइंदा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप टेलीग्राम चैनल में डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ जा कर के जुड़ सकते हैं। कई लोग उसमें जुड़े हुए हैं, वो लोग आपको सजेस्ट कर देंगे। तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, आप लोग जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ डिस्कस आप लोग कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, BC, EBC ऐसे लोग, कई लोग हैं जो लोग गलतियां किए हैं कि BC के जगह पर उनसे EBC फॉर्म में भरा गया है, EWS हैं लेकिन उनसे कुछ और भरा फिलअप हो गया है कुछ। तो ऐसे कैटेगरी वाइज जो गलतियां हुई हैं, देखिए गलती तो गलती होती है। कई लोगों का सवाल है कि क्या उनका नियोजन निरस्त हो जाएगा। अगर हम बात करें टेक्निकली तो गलती होती है। अगर आप BC हैं और EBC में फॉर्म फिलअप किए हैं तो गलती तो आपने किया है, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि आपने गलती की है। तो गलती कर लिए अब पछतावा करने से तो कुछ होगा नहीं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, उपाय क्या है? चूँकि ऐसा नहीं है कि आप EBC अगर गलती से फिल हो गया है, बाकी सारी चीज़ें आपके सही है, डॉक्यूमेंट्स से लेकर के सारे चीज़ें, तो आपके नियोजन को निरस्त कर दिया जाएगा। आप लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं, तो पैनिक नहीं होना है। एक आप एफिडेविट करवा लीजिएगा किसी भी गलती के लिए, उसके सुधार हेतु फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर एस्पेक्ट से
एक एफिडेविट करवा के अपने पास रखिए, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको रिक्वेस्ट करके या किसी भी तरीके से इस चीज़ को मैनेज करवाना होगा। ये मैनेज हो सकता है, ऐसी बातें नहीं है कि इसके लिए आपकी नौकरी को निरस्त कर दिया जाएगा। इतना भी बड़ा पैनिक के सिचुएशन नहीं बनाइए आप लोग, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ये कंडीशन है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप पटना जाइए, वहाँ जाकर, पटना नहीं भी है पटना में, तो आप एक एफिडेविट कहीं भी जाकर के बनवा सकते हैं। आपके साथ क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ को रख सकते हैं, अपने अगल बगल जो जानकार लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं कि क्या उसमें एफिडेविट में मेंशन होना चाहिए। अगर उसमें भी दिक्कत होगा तो आप बताइएगा, हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से मेंशन होना चाहिए, क्या आपको उसमें मेंशन करना है। तो कैटेगरी अगर गलती किए हैं तो गलती तो है, इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल स्वीकारिए। अगर जनरल में है आप ईबीसी डाल दिए हैं तो ये कोई अनजाने से हुई गलती नहीं है। बीसी और ईबीसी में चलिए समझ में आता है, लेकिन फिर भी अब जनरल है, कई लोग ईबीसी डाल दिए हैं, जनरल है एसटी हो गया है, तो ये गलती तो नहीं कहलाएगी ना। थोड़ी सी तो आपको लापरवाही नहीं रखनी चाहिए थी फॉर्म भरने में। चलिए कोई नहीं, गलती हो गई है तो उसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा के रखेंगे, और उतना परेशान होने की अभी जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो उस समय आप अपनी बातों को वहाँ पर शो कर सकते हैं। तीसरी बात है दोस्तों कि क्या फॉर्म फिलिंग जो मिस्टेक है, फॉर्म फिलिंग मिस्टेक, डैट मीन्स कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम क्या है कि कई लोग अपने मार्क्स को लेकर के गलती भरे हैं, कई लोग तो ऐसे हैं कि नाम तक अपना गलती भरे हैं। तो थोड़ा सा तो आप लोग को वहाँ पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो लोग जो छोटा मोटा जो रेयर मिस्टेक है ना, जैसे कि मार्क्स की नहीं का मान लीजिए कि 487 है, सपोज कीजिए, एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, तो 487 की जगह पर उनसे हो क्या गया है कि 488 हो गया है। ठीक है, तो ऐसे मिस्टेक को लेकर के ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बाकी डॉक्यूमेंट्स में आपका सब कुछ सही होना चाहिए। जो नियोजन पत्र का जो अगर ऑफलाइन होता है तो ऑनलाइन हो जाए तो और बेटर है, लेकिन जो भी प्रोसेस होगा, जब आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारियाँ मांगी जाएगी उस समय आप सही देंगे। और जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं उसमें अगर 1-2 पॉइंट इधर उधर हुआ है तो उसको लेकर के पैनिक नहीं होना है। कई लोग को लेकर के यह है कि परसेंटेज को लेकर के 65 पॉइंट समथिंग है तो 66 हम लिख दिए हैं, तो देखिए वो शायद फॉर्म में ना वो पॉइंट ले भी नहीं रहा था, वो डायरेक्ट उठा ले रहा था अपने आप ही। अगर 65.76 है तो 66 ले रहा था, जहाँ तक मुझे याद है। तो ऐसे स्थितियों को लेकर के भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी क्लियर हो जाएगा। और ये भी उतनी बड़ी इशू नहीं है कि आपके नियोजन को रद्द कर दिया जाए या आपकी बहाली को रोक दिया जाए, तो इसके लिए भी घबराना नहीं है। नाम में स्पेस छूट गया है या नाम में कुमार कुमारी वाला प्रॉब्लम है, कई लोगों के साथ उनके फादर्स नेम का स्पेलिंग गलत है, तो एफिडेविट करवा लीजिए, सारे कुछ का सॉल्यूशन है, नौकरी नहीं जाएगी, घबराना नहीं है। अब चौथा मुद्दा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बीसीए वाले हैं कि कंप्यूटर साइंस से वो क्वालिफाइड है लेकिन बीसीए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल बीसीए तो एप्लीकेबल था ही नहीं, तो बीसीए अगर है और आप अगर क्वालिफाइड है तो प्रॉब्लम तो आपके पास तो है ही। जो क्वालिफिकेशन, जो योग्यता कंप्यूटर साइंस के लिए चाहिए था, उस योग्यता को आपको पढ़ना चाहिए वहाँ पर, और पढ़ करके ही फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। नॉर्मल बीसीए लोग हैं वो लोग अप्लाई कर चुके हैं और क्वालिफाइड किए हुए हैं, मेरे पास तो ऐसे लोगों की भी मैसेजेस हैं, नॉर्मल बीसीए हैं। इवन कई लोग तो हैं कि बीसीए के बाद एमसीए जो है उनका 2020 में कंप्लीट हो रहा है, तो उस समय आपको मांगा गया था ना शायद वहाँ पर, तो आपको फॉर्म मार्क्स भी आपसे मांगे गए होंगे, तो आपने क्या मार्क्स फिलअप किया था वहाँ पर? फिर या तो आपने गलत जानकारियाँ फिर वहाँ पर फॉर्म में दी होंगी। मैंने आपको दिखाया भी था नोटिफिकेशन, 19 नंबर अगर या 20 नंबर आपको पॉइंट याद होगा नोटिफिकेशन का, तो उसमें अगर कोई जानकारियाँ गलत दी जाएंगी तो आपके फॉर्म को निरस्त कर दिया जाएगा। कई लोगों का, आपका 587 लोगों का फॉर्म निरस्त हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट को नहीं फिलअप किया, नहीं चूज किया। तो ऐसी लापरवाहियाँ नहीं होनी चाहिए थी। और जिन लोगों का जो योग्यता है, जो मांगा गया था, वो अगर फुलफ़िल नहीं करते हैं, अब मान लीजिए कि पीजीटी लेवल के लिए आपसे तो एमए का जो डिग्री है, जो मास्टर्स का डिग्री है, वो तो अप्लीकेबल था। अगर मास्टर्स नहीं है तो आप पीजीटी में क्वालिफाई करने के बाद भी बाहर होंगे, तो ऐसी गलती तो क्षमा योग्य है ही नहीं। जो आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो तो फुलफ़िल करना ही पड़ेगा। तो कई लोग ऐसे हैं, इवन मैं आपको बताऊं कि पीजीटी के कई अन्य सब्जेक्ट में भी लोग हैं, उनका मास्टर्स कंप्लीट हो रहा है 2020 में, तो ऐसे लोगों के साथ तो प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे लोग आप थोड़ा सा अपने बारे में देखे जा करके कि क्या गलतियां आपसे हुई हैं, और अगर ऐसी बातें हैं तो आपके साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब एक बात हम कर लेते हैं बीएड, जिनका 2019 के बाद का है, 2020 में कंप्लीट हुआ है बीएड, तो परसुइंग तो मांगा नहीं गया था बीएड। लगातार मैंने इस चीज़ को बताया है कि बीएड परसुइंग नहीं मांगा गया था, और अगर बीएड में आप अगर कंटिन्यू चल रहा था, आपका 18-20 सेशन है, तो आप तो अप्लीकेबल थे ही नहीं वहाँ पर। 19 में फॉर्म आया है सितंबर में, तो उसके पहले आपको बीएड आपको कंप्लीट होना चाहिए था, क्योंकि आपको तो वहाँ पर मार्क्स मांगा गया था ना बीएड का। आपने क्या मार्क्स फिल किया था? तो फिर या तो आपने वहाँ पर गलत फिलअप किया है, तो प्रॉब्लम तो होगी आपके साथ। तो ऐसे कुछ सवाल थे जिनका मैंने यहाँ पर जवाब देने का प्रयास किया। फिर भी अगर
कई सवाल ऐसे हैं दोस्तों जो कि छूट गया होगा। आप लोग फिर से डिस्कशन ग्रुप में जाइए टेलीग्राम के, वहाँ पर डिस्कस करेंगे, बीच बीच में मैं वहाँ पर जवाब दे देता हूँ। नहीं तो ऐसे कई लोग हैं जो कि आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते हैं, वहाँ पर कई सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो लोग सॉर्ट आउट हो जाएगा वहाँ पर। वहाँ डिस्कस कीजिए आप लोग जा करके, और उसके बावजूद भी हमें लगेगा कि वीडियो फिर बनाना चाहिए तो हम बना करके फिर प्रॉब्लम को क्लियर करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मुख्य रूप से जो बातें थी, जो 3-4 पॉइंट्स को लेकर के, उम्मीद होगा कि सारे पॉइंट्स को आप लोग समझे होंगे और शायद कुछ डाउट कम हुआ होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आगे फिर वीडियो बना देंगे। और ट्वीट करना ना भूलें, 6 से 8 जो ट्वीट बताए हैं आपको हैशटैग के साथ, जरूर ट्वीट करें। थैंक यू सो मच।